आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 9 का भाग 4 है। भाग 3 तक हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे मौर्य साम्राज्य के बारे में। यानी कि इसे भाग 3 तक क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। और बिंदुसार का लड़का कौन बना था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक क्या था? एक महान राजा था। सम्राट अशोक क्या था? एक महान राजा कैसे बना, ये इसकी पूरी कहानी क्या है, इसके बारे में पूरा हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, ये जो अशोक था वो तो राजा बन गया था। राजा किसके सहायता से बन गया था? अपने मंत्री के सहायता से राजा बन गया था। अब राजा बनने के बाद बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा। विरोध मतलब समझते हैं ना? विरोध का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि उसका बड़ा भाई जो सुसीम था राजा, उसको बनना चाहिए था। लेकिन राजा कौन बन गया? अशोक बन गया राजा। लेकिन बनना नहीं चाहिए था उसको राजा। लेकिन ये क्यों बना? क्योंकि वो जो उसके प्रधानमंत्री और कर्मचारी थे वो क्या चाहते थे कि अशोक ही राजा बने। क्यों? क्योंकि वो योग्य शासक था। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक योग्य शासक चाहिए था। अब यहाँ पर तक्षशिला में गया था, इसका बड़ा भाई सुसीम गया था, कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये गया, एक ही दिन में मामला साफ कर दिया। पूरा तक्षशिला का मामला एक ही दिन में साफ कर दिया। तो इसीलिए इसके प्रधानमंत्री क्या चाहते थे कि अशोक राजा बने। चाहते क्या थे? बन गया ये राजा। ये राजा बनने के बाद इसका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। राज्याभिषेक इसका हुआ, राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। 269 ईसा पूर्व। अब देखिए, राज्याभिषेक का मतलब क्या होता है? जनता के सामने ये बोला जाता है कि हम आपके राजा हैं और सारी जो जिम्मेवारी है आपकी हमारी है, हम आपकी रक्षा करेंगे। ये पूरे जनता के सामने बताया जाता है कि हाँ ये राजा बन गए। अब राजा कौन बना है ये? अब बताइए, राजा कोई नया बना तो जनता को तो पता चलना चाहिए ना। देखिए, इस समय मान लीजिए कोई भी नेता, कोई भी कुछ बनता है, कोई भी नेता कोई भी बड़ा पद पे जाता है या कुछ भी, किसके माध्यम से? टीवी, टेलीविजन या न्यूज चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है कि देखिए ये यहाँ के ये नेता ये बन गए हैं या ये इस पद पर चले गए हैं, बता दिया जाता है। तो उस समय मान लीजिए जैसे टीवी तो था नहीं, ना मोबाइल था, तो क्या किसके द्वारा बताया जाता? तो इसीलिए राज्याभिषेक करवाया जाता, सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता। पूरे दूर दूर से लोगों को क्या किया जाता था? आमंत्रित। जैसे इस समय शपथ ग्रहण होता है ना, शपथ ग्रहण इस समय होता है, उस समय भी वैसे ही होता था। पूरा मतलब शपथ ग्रहण नहीं होता था, ये होता था कि पूरा लोगों को बुलाया जाए और ये बताया जाता था कि देखिए ये आपके राजा हैं, आज से ये आपकी रक्षा करेंगे, आपकी जो जिम्मेवारी हो किनकी होगी? इनकी होगी। तो ये अशोक राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद इसको ज्यादा कुछ मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कितने लोगों को तो ऐसे ही निपटा दिया। क्यों निपटा दिया? ये ठीक ठाक राजा था। युवराज भी बहुत जगह का रह चुका। जैसे यहाँ पर कन्नौज का युवराज था, फिर अवंती का युवराज था। तक्षशिला में गया तो ये तो पता ही तक्षशिला में क्या तबाही मचाया था। जहां जाता था पूरा तबाही मचा देता था। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में बस यही था, किसी से बातचीत तो ये करता ही नहीं था। अगर कहीं पर ऐसा हुआ तो ये बातचीत नहीं करता था, ये सीधा एकदम मामला खत्म करता था किसी का भी। तो ये हुआ ये कि कई जगह का युवराज रह चुका था, पूरा बढ़िया था, प्रशासन के बारे में जानकारी थी, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं था कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं इसको जरूरत है। इसीलिए तो इसको राजा बनाया गया था। अब देखिए, अशोक का प्रशासनिक सुधार और शासन प्रबंधन भी ध्यान रखिएगा। आता है कि सम्राट अशोक का प्रशासनिक सुधार बताइए और शासन प्रबंधन के बारे में बताइए। देखिए, हुआ ये था ना कि अशोक का प्रशासनिक सुधार करने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा जब साम्राज्य फैला हुआ था तो प्रशासनिक सुधार करने की देखिए क्या जरूरत है। देखिए, दिक्कत ये हो गया था ना कि पीछे जो इसके जो पिताजी थे कौन थे? बिंदुसार थे। तो बिंदुसार का शासनकाल में हुआ ये था ना कि कुछ जो इनका साम्राज्य है कुछ कम में होने लगा था। क्यों? क्योंकि इनके जो उतने योग्य शासक नहीं हो पाए जितने कि चंद्रगुप्त मौर्य। इसके दादाजी जितने योग्य थे ना, इसके दादाजी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। जितने योग्य थे उतने इसके पिताजी जो बिंदुसार थे वो योग्य नहीं हो पाए। इसीलिए इनका प्रशासनिक थोड़ा सा प्रशासन दिक्कत हो गया। यानी कि सैनिकों का प्रबंधन, कर्मचारी, ये सब उतने योग्य नहीं रहे। तो इसने कहा कि रुकिए हम इसको सुधार करते हैं। तो क्या किया? नए सैनिकों को भर्ती किया और उसके बाद ये योग्य सैनिकों को रखा। क्या किया? योग्य और अच्छे सैनिक और अच्छे सैनिकों को सेना में शामिल किया। ये सेना में कहा शामिल किया? अच्छे सैनिकों को शामिल किया। इसको तो परख था ही, अच्छे सैनिक का मतलब क्या होता है ये सब जानता था। इसको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, इतना योग्य शासक थे, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि अच्छे सैनिक क्या होते हैं, खराब सैनिक क्या होते हैं। इसलिए देख देख कर अच्छे सैनिक का जो खराब हो उनको निकाला बाहर, क्योंकि इसको साम्राज्य और विस्तार करना था, बड़ा सेना इसको बनाना था। तो इसने क्या किया? ये जो खराब सैनिक थे उसको बाहर निकाला। खराब मतलब जो कमजोर थे इनको बाहर निकाला और जो अच्छे सैनिक और कर्मचारियों को क्या किया? भर्ती किया। अब देखिए, कर्मचारियों को भी भर्ती किया। कर्मचारी का मतलब समझते हैं? कर्मचारियों को भी भर्ती किया।
कर्मचारियों को भी भर्ती किया। अब भर्ती करने का मतलब ये भर्ती किया कर्मचारियों को भी। अब क्या हुआ, कर्मचारी का मतलब देखिए कर्मचारी क्या क्या करते थे। कर वसूलने का जिम्मेवारी किनके पास रहता था, कर मतलब टैक्स लेने की जिम्मेवारी कर्मचारियों के पास। और युद्ध कैसे किया जाए, युद्ध में भी कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। आप बोलिए कि युद्ध में कर्मचारी की क्या जरूरत है, सेनापति और सैनिक का ना जरूरत है, नहीं। देखिए युद्ध में कर्मचारी की इसलिए जरूरत है, मान लीजिए कहीं पर युद्ध करने जा रहे हैं, कहीं पर भी, यहाँ से कहीं पर युद्ध दूसरे राजा के पास जा रहे हैं, अब पते नहीं है कि वो राजा के पास कितने सैनिक है, कौन कौन सा हथियार रखा हुआ है, जहां पर युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसके इतिहास के बारे में ना भूगोल पता है, उस क्षेत्र में कोई बाढ़ आता है कि दलदल भूमि है, कहाँ पर युद्ध लड़ना है, कि पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध लड़ना है, ये सब जानकारी होनी चाहिए ना। तो कौन जानकारी इकट्ठा करेगा, राजा, सेनापति, सैनिक? नहीं, सैनिक अब जानकारी इकट्ठा करेगा तो लड़ेगा क्या, वो लड़ने का प्रैक्टिस न करेगा कि जानकारी इकट्ठा करेगी। जिम्मेवारी किसकी रहती थी, कर्मचारियों की। कैसे उसके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जाए कि वो राजा कैसा है, कौन कौन हथियार रखा है, कितने सैनिक है, कहां से हमला किया जाएगा, ये सब जिम्मेवारी पता लगाने की जिम्मेवारी किसके पास थी, कर्मचारियों के पास। और रणनीति कौन बनाता था, राजा बनाते थे, राजा यानी कि अशोक। ये इतना मतलब समझदार था ना कि ये अब बहुत अच्छा मतलब शासक हुआ, बहुत बढ़िया शासक हुआ थे। प्रशासनिक कर्मचारियों को और शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, कौटिल्य के द्वारा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उसमें सब बढ़िया जानकारी था कि करों के कर कैसे लेना है, सैनिक कैसे होना चाहिए, राजा कैसे होना चाहिए, ये सब। तो और शास्त्र द्वारा भी, अर्थ शास्त्र के मदद से और शास्त्र की मदद से क्या किया है, इसने अपने कर्मचारियों और सैनिकों को भर्ती किया। और शास्त्र की मदद से प्रशासनिक सुधार किया। क्या किया, प्रशासनिक सुधार किया। किसके मदद से, और शास्त्र की मदद से। एक बात बताइए हमको, आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, नोट्स का मतलब जानते हैं ना, जो हम पढ़ा रहे हैं बतिया आप कॉपी पर लिख रहे हैं ना, अलग कॉपी पर, नहीं तो ये लिखिए नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में क्या आएगा, याद कैसे कीजिएगा, फिर दोबारा रिवीजन कैसे कीजिएगा बताइए। तो आप लोग नोट बनाइए, ये मत सोचिए कि नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। अगर नहीं बना रहे होंगे तो नोट्स बनाना शुरू कीजिए, यानी कि नोट्स को इस जो बात बता रहे हैं सब कॉपी पर लिखिए, जो इंपॉर्टेंट आपको इंपॉर्टेंट सब इंपॉर्टेंट है। और दोबारा घर पर रिवीजन कीजिए, पढ़िए दोबारा इसको, जो हम पढ़ाने क्लास खत्म होने के बाद आप दोबारा इसको पढ़िए, 2-3 बार रिवीजन कीजिए इसको, तब याद होगा, तब समझ में और अच्छा से आएगा। ऐसे समझा तो रहे हैं लेकिन और अच्छा से तभी समझ में आएगा नोट्स कैसे बनाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछ सकते हैं आप। अब ये तो अपने प्रशासनिक सुधार, शासन प्रबंधन ठीक ठाक एकदम बहुत बढ़िया कर लिया। अब अशोक का साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं। अब ये अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा, बहुत बड़ी सेना बनाया। अब देखिए साम्राज्य विस्तार इसका क्या था, इससे बहुत डरते थे आसपास वाला जितने राज्य था ना, बहुत डरते थे इससे, इतने डरते थे ना कि ये इतना जितना यहाँ पर तबाही मचाया था ना, तक्षशिला में पहुंचकर ऐसा तबाही मचाया था कि ये लोग बहुत डरते थे, आसपास वाले बहुत डरते थे। यहाँ पर श्रीनगर की भी स्थापना किया था, आपको पता है, यहाँ पर तबाही मचाने के बाद श्रीनगर की भी स्थापना किया था। तो आसपास वाले इतना डरते थे ना, बहुत डरते थे। सिर्फ एक बार कह देता था ना कि हमको हमारा अधीनता स्वीकार कर लीजिए, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी ना कि बोल दे कि हम आपका अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, कुछ राजा हुए जिनसे इसका लड़ाई भी हुआ, वो बताएंगे आगे, कौन बोल रहा था अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, उसका क्या हुआ, उसकी कैसे लड़ाई हुआ, आगे बताएंगे हम। तो देखिए एगो होता है ना, एगो बोला जाता है ना, एगो बात की हम तो हथियार सिर्फ 100 के लिए रखते हैं, लोगों के लिए हमारा भय ही काफी है। बोला जाता है ना कि ये पता नहीं कोई मूवी में बोलता है, कोई मूवी में जो फिल्म रहता है उसमें फिल्म में बोलता है तो हम तो हथियार सिर्फ 100 के लिए रखते हैं, लोगों के लिए हमारा भय ही काफी है। बस बात यही था इसका भय ही काफी था लोगों के लिए, क्योंकि इसको पता था लोगों को कि ये क्या क्या कर सकता है। तो इसका साम्राज्य विस्तार देखिए कितना तक था। ये तो पहले ही यहाँ पर था ही इतना ये सब विस्तार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर ये उत्तर की तरफ इधर पूरा विस्तार था ही पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पहले इसके चंद्रगुप्त मौर्य जब इसके दादाजी थे तभी सब इसका साम्राज्य ये सब हो गया था। तक्षशिला था इसमें, ये उत्तर में ये था, उत्तर में इधर की तरफ था, और ये जहां तक बात करें इधर दक्षिण में, तो दक्षिण इधर कर्नाटक तक, ध्यान रखिएगा। अशोक का साम्राज्य विस्तार दक्षिण में कर्नाटक तक तथा ये उत्तर में तो आपको पता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान की ये पूरा ये क्षेत्र आता था। ये पूरब में कहां तक था, तो ये पूरब में देखिए यहाँ बंगाल तक था। कहां तक था, ये बंगाल। पूरब में कहां तक था, पूरब में बंगाल तक था, इधर बंगाल के पूरा क्षेत्र इधर था, और इधर गुजरात एकदम अंतिम छोर था। पश्चिम में कहा था, पश्चिम में गुजरात तक था, गुजरात। तो आपको पता चल गया होगा इसकी सीमा कहाँ था, कि इधर पूरा था, ये क्षेत्र पूरा था, इधर पूरा था, इधर यहाँ तक। अब देखिए ये पता कैसे चलता है, तो अपने 14वें शिलालेख में
शिलालेख में लिखवाया है कि हमारा जो साम्राज्य है, हमारा साम्राज्य विस्तृत है, साम्राज्य विस्तृत है। ये पूरा वर्णन नहीं मिलता, बस इतना लिखवाया कि हमारा साम्राज्य क्या है, विस्तृत है। इसके 14वें शिलालेख। शिलालेख का मतलब जानते ही होंगे, पत्थरों पर जो छोटा छोटा लेख लिखवाया जाता है, छोटे छोटे पत्थरों पर लिखवाया जाता है उसको शिलालेख बोलते हैं। जो ऐसे खंभा पर लिखवाया जाता है उसको स्तंभ लेख बोलते हैं। जो दीवार पर लिखवाया जाता है वो ये दीवार पर उसको भित्ति लेख बोलते हैं। ये भित्ति लेख किस पर बोलते हैं, दीवार पर लिखवाया जाता है, खंभा वाला बोलते हैं ये खंभा वाला बोलते हैं, खंभा पर लिखा स्तंभ उसको बोलते हैं, स्तंभ लेख। ऐसे छोटा सा पत्थर पर ऐसे लिखवाया जाएगा ना, उसको बोलते हैं शिलालेख। तो आगे शिलालेख के बारे में बताएंगे, कितने तरह की शिलालेख लिखवाया, क्या हुआ, ये आगे बताएंगे। तो इसमें विस्तृत जानकारी मिल जाती है अशोक के साम्राज्य के बारे में, आपको समझ में आ गया। ये अवंती, ये सब पूरा सब इसी के अंदर में था। देखिए ये वो सिर्फ था ना जो विरोध कर रहा था, यहाँ पर कालिंग था जो कि उड़ीसा में है। ध्यान रखिएगा, कालिंगे को विरोध किया था कि हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, आओ अब युद्ध लड़ो, जब नहीं करोगे तो युद्ध लड़ो। तो यहाँ पर यही इसी से युद्ध हुआ था। किसका, अशोक का, सम्राट अशोक का युद्ध हुआ था। अब देखिए कालिंग विजय या कालिंग युद्ध, जो कालिंग विजय इसने कैसे किया, कालिंग पर विजय कैसे प्राप्त किया। जब ये बोल दी कि आपका अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, जब स्वीकार नहीं करेंगे तो लड़ाई करो। अब लड़ाई हुआ तो ये हुआ ये ना, बहुत दिनों तक लड़ाई चला। दोनों तरफ से योग्य सैनिक थे। इसकी ये तो योग्य सैनिक रखा ही था, आपको पता है, सम्राट अशोक का योग्य सैनिक रखा था, इधर से भी योग्य पूरा सैनिक, बढ़िया एकदम सैनिक थे, बढ़िया सैनिक था। लड़ाई पूरा 2-3-4 महीने तक एकदम इतना लोग मरे ना, बहुत लोग मर गए, बहुत विनाश, तहस नहस खूब एकदम मच गया। इतना तहस नहस मचा था, आज तक कभी मचा ही नहीं था इधर तहस नहस, इतना बहुत तहस नहस मच गया। ये एक कहानी के अनुसार ये बताया जाता है, कालिंग में हुआ ये था ना कि एक भी पुरुष जो था वो तलवार उठाने लायक नहीं बचा था। मतलब तलवार उठाने वाला एक भी पुरुष वहां पर नहीं बचा था, इतना तबाही मचा था। वहां की महिलाएं तलवार लेकर बाहर निकल गई थी। इस दृश्य को जब अशोक ने देखा तो उसके मन में हुआ कि ये क्या हो गया है, बताइए। बच्चे बूढ़े सबकी, मतलब बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। उससे इसका जो मन में था कि ये क्या कर दिया हम, इतना छोटा ये जीतने के लिए, ये इसको कितना तबाही हम मचा दिए। इसके मन में पूरा एकदम ऐसा भावना फैल गया ना। तो हुआ ये कि अब जब सभी लोग की मृत्यु, अधिकतर लोग हो गई थी, ये आ गया किसके कंट्रोल में, मगध के कंट्रोल में आ गया। मगध के कंट्रोल में जब आ गया, ये तो पता है मगध का ही सम्राट था, तो मगध के कंट्रोल में जब आ गया तो कलिंग पर तो विजय प्राप्त कर लिया इसने। कलिंग पर विजय ये अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में 8वें वर्ष में आक्रमण किया था। 8वें वर्ष में आक्रमण किया था। अब इसको आप, अगर आपको नोट्स में लिखना होगा, कॉपी में अगर लिखना होगा तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये युद्ध 2-3-4 महीनों तक, मतलब 3-4 महीने तक बहुत चला, बहुत भीषण तबाही मचा, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत यहाँ पर अकाल भी पड़ गया। दिक्कत ये होगा, मान लीजिए बहुत लोग जब मर जाएंगे तो खेती करने वाला कौन रहेगा। बहुत लोग ये अंदर कालिंग में घुस गए थे, कालिंग के अंदर घुसकर पूरा तबाही मचा दिया था ये लोगों ने। पूरा एक ये जो घर, मतलब ये ऐसा था ना कि एक भी घर ऐसा नहीं बचा था जिसके लोग के घर नहीं मरे थे। मतलब पूरा तबाही, वहां पर अकाल पड़ गया, मतलब बहुत खाने की बहुत दिक्कत होने लगी। क्यों, क्योंकि जब कोई खाना ही नहीं बचेगा, फसल ही कोई नहीं उपजाएगा, फसल कैसे उपजाएगा बताइए, जब कोई लोग ही नहीं बचे हैं। तो सिर्फ महिलाएं बच गई थी और कुछ बच्चे बच गए थे, नहीं तो वो भी लोग भी खत्म कहानी था। ये अशोक ने बस वहां पर ये बोल दिए कि हाँ आपके अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, तो वो भी खत्म हो जाते। तो ये क्या हुआ, बहुत भीषण तबाही मच गया था। इसमें लिख सकते हैं कि भीषण तबाही मचा। उसके बाद क्या हुआ, कालिंग जो है, कालिंग मगध के अधीन आ गया, मगध के अधीन आ गया। कालिंग किसके अधीन आ गया, मगध के अधीन आ गया। अब कालिंग युद्ध का परिणाम क्या हुआ, ये परिणाम क्या हुआ, बहुत तबाही तो बहुत मच गया था। अब परिणाम, अब उसी समय से अशोक के मन में अब ये होने लगा कि हम क्या कर दिए। अब मन ही मन उसको ये लग रहा था, बताइए इतना तबाही मचा दिए, बच्चे बूढ़े औरत, ये सामने सैनिक मरते तो बात अलग है, युद्ध भूमि में मर गए वो तो बात अलग है, लेकिन बच्चे और बूढ़े उन लोगों ने क्या किया था, वो तो युद्ध भूमि में नहीं शामिल हुए थे, फिर भी वो लोग कैसे उन लोगों की मृत्यु हो गई। तो देखिए ये सोच कर उसको, मतलब ऐसा था कि थोड़ा सा भी उसको इधर उधर मतलब भटकता रहता था और महल में ही इधर उधर घूमता रहता था, ये सोचता रहता था। अब उसका देखिए परिणाम लिखा हुआ है, परिणाम और परिमाण में अंतर होता है। परिमाण और परिणाम में अंतर। परिमाण का मतलब मात्रा होता है, अब ये परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है। क्या होता है, रिजल्ट। उसका रिजल्ट क्या हुआ, यानी कि निर्णय क्या निकला उसका।
तो ये कलिंग युद्ध का जो परिणाम हुआ, ये क्या हुआ परिणाम? ये परिमाण का मतलब मात्रा होता है, परिमाण मत लिख लीजिएगा कहीं पर भी, परिमाण का मतलब मात्रा होता है, ध्यान रखिएगा। परिणाम, कलिंग युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इसने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया ये? अब इसको मन में एकदम बेचैनी रहती थी, इधर उधर घूमता रहता था, तो ये इसको पता चला कि बौद्ध धर्म अपनाने से क्या होता है, बौद्ध धर्म की एकदम शांति, सब चीज ठीक ठाक रहता है। तो इसने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या किया उसके बाद, बौद्ध धर्म को कहा कि ये इसका जो हृदय परिवर्तन हो गया, ये इतना विनाश देकर हृदय बोल रहा है कि अब कभी भी हम युद्ध नहीं करेंगे। क्या करेंगे? युद्ध नहीं करेंगे। तो इसके हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और ये बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गया। क्या करने लगा? बौद्ध धर्म के प्रचार समर्थन में। लेकिन एक बात ध्यान समझिएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये और धर्मों को नहीं मान रहा था या और धर्मों को लोगों को मानने नहीं दे रहा था। सभी धर्मों को मानने की आजादी थी। ये किसको ये नहीं बोला था कि आप ये धर्म मानिए, हम मान रहे बौद्ध धर्म तो आप भी बौद्ध धर्म मानिए, कभी नहीं इसने कहा था। ये इसका ऐसा दिमाग परिवर्तन हुआ ना कि देखिए कैसा यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर कैसे बन गया। इसीलिए इसको सम्राट अशोक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्राट अशोक। इतना अच्छा कैसे इसका नाम आया यहीं से। जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो पूरा मतलब एकदम चारों तरफ शांति के माहौल, एकदम चारों तरफ शांति फैलिया। अब बोला कि कभी हम युद्ध नहीं करेंगे। इसके बाद इसने अपना एक लड़का और एक लड़की का, लड़का का नाम था महेंद्र और संघमित्रा को, और लड़की का नाम क्या था? संघमित्रा को इसने श्रीलंका भेजा। श्रीलंका भेजा। आपको पता है यहीं पर श्रीलंका है ना, यहाँ पर श्रीलंका है। इसने श्रीलंका भेजा। क्यों श्रीलंका भेजा? ये बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? ये कलिंग युद्ध का परिणाम ये हुआ। ये सब सकारात्मक परिणाम है, कुछ नकारात्मक परिणाम भी हुए कलिंग युद्ध का। ये कुछ सकारात्मक परिणाम है, यानी पॉजिटिव। कुछ नेगेटिव इसका भी रिजल्ट निकला, नेगेटिव रिजल्ट भी निकला। देखिए ये भेजा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भेजा अपने बेटा महेंद्र और संघमित्रा को प्रचार के लिए। अब इसने क्या किया, राजमहल में जितने भी कर्मचारी ये सब थे युद्ध वाले, ये सबको क्या कहा, सबको बोला कि ये बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए, इधर उधर मतलब सारे जगह बौद्ध धर्म को फैलाइए, और लड़ाई वड़ाई तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। इसमें पता है बौद्ध धर्म में जीव हत्या नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं होगा। ये पूरा सबको क्या करने लगा, आसपास जो इसके मित्र भी थे उन लोगों से भी क्या करने लगा, वो कहने लगा कि आप भी बौद्ध धर्म अपनाइए। किसी को ये नहीं कहता कि आपको अपनाना ही पड़ेगा, नहीं, कभी इसने ये नहीं कहा कि आपको अपनाना, सारे धर्म को ये बराबर, क्योंकि ये बौद्ध धर्म में आ गया था ना। और इसमें ऐसा कुछ बात नहीं होता है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको ये था कि हाँ इसमें अपनाने से शांति मिलती है, ये सब। अब ये पूरा दान करने लगा, अपना दान में पूरा अपना समय मतलब व्यतीत करने लगा। हुआ ये ना कि जितने भी मतलब लोग रहते थे, ये सब गरीब लोग थे, इसमें अपना जो दान करने लगा, दान देने लगा। और शास्त्र चाणक्य लिख कर गए थे कि अगर इसके बाद, अशोक के बाद सम्राट कैसा होना चाहिए, उसको तो कम से कम ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना अच्छा सम्राट बनने के लिए। इसके समय अब ऐसा बात नहीं था कि इसने हथियार छोड़ दिया तो कोई आक्रमण कर दे, नहीं। शरीर में डर बहुत था आसपास वालों को, मतलब कि ये युद्ध छोड़ा है, अगर युद्ध करने फिर तबाही मचा देगा। कालिंग वाला, ये तक्षशिला वाला देख लिए थे ये लोग। कोई भी ऐसा नहीं था ना कि ये कह दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे तो किसी का हिम्मत था कि इस पर आक्रमण कर दे। वो था ना, एक फिल्म, एक मूवी में बोलता है कि हमने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला है। हमने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला। ये भी वैसा ही था, इसने हथियार छोड़ा था, चलाना नहीं भूला था। ये सबको पता था, इसने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला है। इसका हिम्मत इतना नहीं था ना कि इस पर आक्रमण करे या ऐसा कुछ करे। लेकिन इसको तो ये भी चाहिए था कि इसके बाद जो राजा बनेगा ये तो योग्य होना चाहिए ना। उसको तो, उससे तो कोई नहीं ना डरेगा, इससे तो सभी लोग डर रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि जिसके बाद जो इसका लड़का जो राजा बनेगा उससे डरेगा। तो इसका नकारात्मक परिणाम ये हुआ, नकारात्मक ये सकारात्मक हुआ, नकारात्मक परिणाम ये हुआ। नकारात्मक परिणाम में ये लिखा जाएगा कि इसने अपने किसी भी पुत्र को और शास्त्र की मदद से किसी को भी योग्य राजा बनने की शिक्षा नहीं दिया गया। क्या किया गया, धर्म प्रचार में सबको लगवा दिया गया। योग्य राजा किसी को बनने की ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो किसी को भी क्या किया गया, योग्य शासक बनने की ट्रेनिंग नहीं दी गई, इसमें लिखा जाएगा।
और उसके बाद इसने दान इतना करना शुरू कर दिया, जिसको दान की जरूरत नहीं भी थी ना, वो भी दान लेने चला आ रहा था। जिसको जरूरत नहीं थी वो भी कह रहा था कि चलो मिल रहा है फ्री में, तो चलो। और बहुत सारे लोग ऐसे हो गए दान लेने वाले, जो काम भी करने वाले लोग, तो वो भी काम छोड़ छाड़ के दान लेने में के लिए चले जाते थे। क्यों? क्योंकि ये दान देने लगा था। और हुआ ये था ना कि जितने भी कर्मचारी थे, कोई किसी को, सब अपन धर्म के प्रचार में लग गए थे। देखिए, धर्म का प्रचार सब ठीक ठाक था। दिक्कत ये इसका हुआ ना कि इसने किसी भी ऐसे अपने पुत्र को ऐसे ट्रेनिंग नहीं दिया ताकि वो राजा के युग बन सके, राजा बन सके। तो इसके बाद कोई अच्छा शासक नहीं हो पाया। इसको आगे अभी पढ़ेंगे तो नकारात्मक परिणाम ये कलिंग युद्ध का हुआ। हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसका कलिंग युद्ध का परिणाम क्या हुआ। अब इसके धर्म के भी बारे में बताएंगे, इसने धर्म अपनाया, क्या क्या हुआ, इसने शिलालेख कैसे बनवाए, कहाँ कहाँ की इसने यात्रा की, क्या हुआ। अभी और भी इसके बारे में आगे पढ़ना है, तो ये आगे हम लोग इसके अगला भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह से समझ में आपको आ गया होगा।